नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर की, जिसमें हम बात करेंगे आज सींचपाल के 2017 के एग्ज़ाम पेपर की, जिसमें हम इसके बारे में यहाँ पे अच्छे से चर्चा करेंगे और किस तरीके से पेपर आता है और क्या क्या आ सकता है उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सींचपाल की जो है करीबन 1200 पद आने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर 2025 में इसकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, आपने परीक्षा कैलेंडर देखा होगा। तो सींचपाल, पुलिस कांस्टेबल और फर्स्ट गार्ड जो हैं अभी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। यहाँ पे बल्क में जो है विज्ञप्तियाँ आई हैं, पद आने वाले हैं। तो इनकी तैयारी के लिए हम ये सीरीज चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सींचपाल की। तो सींचपाल की जो पिछली परीक्षा हुई थी वह हुई थी 2017 में। तो 2017 के सींचपाल पेपर को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला जो सवाल था वह था, अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है। तो अतीत में अगर दबे पाँव की बात करें तो यह एक यात्रा वृत्तांत था। ठीक है, और यह लिखा गया था ओम थानवी द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगर बात करें इस यात्रा वृत्तांत की तो यह यात्रा वृत्तांत था मोहन जोदड़ो यात्रा का। ठीक है, मोहनजोदड़ो यात्रा का यात्रा वृत्तांत ओम थानवी द्वारा लिखा गया और उसका नाम रखा गया अतीत में दबे पांव। फिर है अगला सवाल, शुद्ध वाक्य छाटिए। तो हमें 3 वाक्य दिए गए हैं, हमने बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा था। पहला है, अज्ञे ने अनेकों ग्रंथ लिखे। दूसरा है, अज्ञे ने अनेक ग्रंथ लिखे। तीसरा, अज्ञे ने अनेकों ग्रंथों को लिखा है। ठीक है, तो अगर बात करें शुद्ध वाक्य की तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे सही है। अनेक शब्द जो है स्वयं में बहुवचन है। ये क्या है, हाँ स्वयं में बहुवचन है। इसको बहुवचन बनाने के लिए अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। अनेकों शब्द क्या है, गलत है, क्योंकि अनेक स्वयं में ही क्या है, बहुवचन है। तो अनेक को अनेक ही लिखेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, अज्ञे ने अनेक ग्रंथ लिखे, ना कि अनेकों। फिर है तीसरा सवाल, देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो हमें एक शब्द दिया गया है देशाभिमान, हमने बताना है इसमें कौन सी संधि है। तो संधि मैंने आपको हमारे चैनल पे बता रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, देशाभिमान की बात करें तो इसको तोड़ेंगे तो यह किससे बना है, देश धन अभिमान से। ठीक है, पहले पद का अंत की बात करें तो इसका पहला पद का अंत है अ में और दूसरे पद का आरंभ भी किस में है, अ में, और इससे क्या बना है, हमारा आ बना है। ठीक है, तो जहां पे भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आपस में मिलके दीर्घ स्वर बनाते हैं, मैंने बता रखा है आपको, उसको क्या कहते हैं, हम दीर्घ स्वर कहते हैं, सॉरी दीर्घ संधि कहते हैं। तो यह कौन सी संधि हो जाएगी, हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर है अगला सवाल, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। शीतोष्ण का अर्थ होता है, तो शीतोष्ण की बात करें तो शीतोष्ण 2 शब्दों से मिलकर बना है शीत और उष्ण। ठीक है, जिसमें शीत का मतलब सबको पता है, शीत का असली अर्थ होता है ठंडा और उष्ण का अर्थ होता है गर्म। ठीक है, तो ठंडा और गर्म इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है। तो हमें एक शब्द दिया गया है मुहावरा, हमने बताना है किस भाषा का है। तो मुहावरा की बात करें तो यह अरबी भाषा का शब्द है। अगला सवाल है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए, हिंदी में चिन्ह से लेके जो सवाल हैं वह अक्सर आते हैं। 1 नंबर का सवाल यहाँ से जरूर ही पूछा जाता है। तो इस बार हमें पूछा गया है उद्धरण चिन्ह, जो कि इस तरीके से लगता है। ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति कथन को या वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना होता है तो वहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे
सही होगा। तो देखिए, जैसे मैं कहूं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो ये शब्द किस में लिखा जाएगा? उद्धरण चिन्ह में, क्योंकि इस कथन, यह किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस का। हमने उसको ज्यों का त्यों लिखा है। अगला सवाल है, जूही की कली कविता के कवि हैं। जूही की कली कविता के कवि हैं हमारा ऑप्शन बी निराला जी। फिर है अगला सवाल, लिंग वचन कारक आदि का के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्द को कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है उन्हें कहते हैं हम विकारी शब्द, और जिसमें इनका प्रभाव नहीं पड़ता उसको क्या कहते हैं हम? अविकारी शब्द। तो विकारी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो इस भारत देश में ही उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि पगड़ी, लोटा, ठीक है, खटिया, ये शब्द क्या है हमारे? ठेठ, ये शब्द क्या है हमारे? देशज हैं। जो शब्द नहीं है देशज वह क्या है हमारा? सांझ। ठीक है, सांझ देशज शब्द नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। अगला है, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। अगर बात करें क्रिया की व्युत्पत्ति की, तो क्रिया की व्युत्पत्ति होती है धातु से। ठीक है, कोई भी क्रिया उत्पन्न होती है उसकी मूल या धातु से। अगला सवाल है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, संधि में ही पढ़ा था कि देश और अभिमान, ठीक है, दो शब्द ये तोड़े थे हमने, तो इन दोनों से ही एक परिवर्तन हुआ जिससे शब्द क्या बना? नया शब्द देशाभिमान। तो दो वर्णों के मेल से क्या हुआ? एक परिवर्तन हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लग के उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रत्यय है, किसी भी शब्द के पीछे लग के उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे एक शब्द है लड़, ठीक है, इसके पीछे ता उपसर्ग लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लड़ता। इसी लड़ के पीछे ओस प्रत्यय लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लड़ो। ठीक है, तो ऐसे ही संज्ञा है। संज्ञा क्या होती है? किस जो भी हमारा नाम के बदले बोले जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, टेबल, ये सब चीज़ें क्या हैं? सॉरी, जो किसी भी वस्तु का नाम हमारा क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम। तो दो वर्णों के परिवर्तन से क्या होता है? संधि होती है। अरविंद का पर्यायवाची कौन सा है? तो अरविंद पर्यायवाची है कमल का। ठीक है, कमल के अन्य जो पर्यायवाची होते हैं, राजीव, इंदिवर, उत्पल, कुबलय, वारिज, अनभोरु, सद्दल, नीरज, अंबुज, ठीक है, वारिज, ये सब क्या हैं हमारे? अरविंद के यानी कि कमल के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा था? तो ये कई बार मैंने आप लोगों से पूछा है अपने प्रैक्टिस सेटों में। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे? सही है। व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है उसे कहा जाता है। तो श्वास की मात्रा के आधार पर जो हमारे वर्ण होते हैं वह दो प्रकार के हैं, एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम मात्रा लगती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिनमें ज़्यादा मात्रा लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक है, कम मात्रा वाले को क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अल्प प्राण की बात करें कौन कौन से होते हैं, तो मैंने बताया था कि हमारे क से लेके मौत तक 25 क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं, और इन 25 स्पर्शी व्यंजनों को 5 के वर्गों में बांटा जाता है। 5 वर्ण ऐसे, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग के 5 वर्ग ऐसे, ठीक है, क, च, ट, त, प, और 5 ऐसे। ठीक है, तो इन पांचों वर्गों के विषम स्थान यानी कि 1, 3 और 5, इन स्थानों के वर्ण क्या कहते हैं? हमारे अल्प प्राण होते हैं।
इसी के साथ सारे स्वर अल्प प्राण हैं, और इसी के साथ साथ हमारे अंतष्ट व्यंजन, इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा, अंतष्ट व्यंजन यानी कि य र ल व, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ये क्या है, हमारे अल्प प्राण है। महाप्राण की बात करें तो स्पर्शी व्यंजनों के समस्थान यानी कि 2 और 4 नंबर के, और इसके बाद ऊष्म व्यंजन यानी कि श, स, स, ह, ये क्या है, हमारे ऊष्म है। और इसी के साथ संयुक्त यानी कि छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, महाप्राण हैं। ठीक है, अगला सवाल है, फिरोज गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? फिरोज गोरखपुरी का मूल नाम है रघुपति सहाय। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। तो देवनागरी, जैसे मैंने बता रखा है आपको कि हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ, ठीक है, वैसे ही जो लिपि है हिंदी की वह कौन सी है, देवनागरी है। और अगर इसके विकास की बात करें तो भारत में अन्य अन्य प्रकार की लिपियां आई, जिसमें से इसका विकास किससे हुआ, ब्राह्मी लिपि से, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, सही है। ब्राह्मी लिपि से हिंदी में लिखी जाने वाली लिपि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अगला सवाल है, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं, जो एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, और लाभ और हानि क्या है यहाँ पे बिल्कुल ही विपरीत है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उत्तराखंड की अगर पहली राजभाषा की बात करें तो यहाँ की राजभाषा है हिंदी, और द्वितीय राजभाषा की बात करें तो द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। और इसको कब मिला थी मान्यता, 2010 में इसको मान्यता मिली थी। 2010 से उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा के रूप में कौन सी है, संस्कृत है। ठीक है, साहित्य में रस का आशय होता है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है। फिर है अगला सवाल, पादप कोशिका की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? तो हमने बताना है कि पादप कोशिका की इनमें से कौन सी विशेषता है। ठीक है, तो पादप कोशिका की जो मुख्य विशेषता होती है वह होती है विरहद रिक्तिका, यानी कि ऑप्शन डी। ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया था। तो अगर बात करें ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम की, तो यह किया गया था 1882 में। ठीक है, 1882 में पारित किया गया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो इस ऑप्शन को उस समय, या इस सवाल को उस समय डिलीट किया गया था। तो आप नोट कर सकते हैं, ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम जो स्थानीय निकाय है, यानी कि स्थानीयों द्वारा शासन, वह अधिनियम पारित किया गया था 1882 में। अगला सवाल है, राइबोजाइम्स एक एंजाइम है जो बने होते हैं। तो हमने बताना है राइबोजाइम्स किससे बने होते हैं। तो राइबोजाइम्स बने होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड से। अगला सवाल है, मछली में हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली में देखो, हर प्राणी है उसके हृदयों का प्रकार अलग अलग है, कोष्ठक अलग अलग है। ऐसे ही मछली में केवल 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला सवाल है, पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है? तो देखिए, परिवहन भी जो है हर किसी में अलग अलग होता है। अगर बात करें पादपों में, तो इसमें जाइलम व खनिज का व फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन में वहन करते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो जल व खनिज का जो है उसका आदान प्रदान प्रकाश के संश्लेषण द्वारा जो पादप है उसके विभिन्न स्थानों पर करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो देखिए, पौड़ी गढ़वाल हमारा गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, जिसका प्रवेश द्वार कहा जाता है कोटद्वार को। ठीक है, फिर अगला सवाल, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर की बात करें तो कफनी ग्लेशियर है हमारा कुमाऊं के बागेश्वर जनपद में। ठीक है, बागेश्वर जनपद की बात करें तो यहाँ के जो मुख्य ग्लेशियर हैं वह है हमारा कफनी ग्लेशियर, इसी के साथ साथ पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, पिंडारी के बाद सुंदरढूंगा। ठीक है, सुंदरढूंगा और हमारा कफनी ग्लेशियर, ये क्या है यहाँ के मुख्य हैं। फिर है अगला सवाल, यदि एक व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को
पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए पार करता है तो क्या होगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर पूरब से पश्चिम की ओर आएगा तो उसका एक दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी घटेगा, बढ़ेगा नहीं, एक दिन क्या होगा, घटेगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। फिर है अगला सवाल, किस प्रसिद्ध गेंदबाज को भारतीय टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। तो सन 2017 की बात करें तो उस समय पे नया कोच नियुक्त किया गया था अनिल कुंबले को। तो वर्तमान में भी पूरा कोचिंग स्टाफ भारतीय क्रिकेट टीम यानी कि पुरुष क्रिकेट टीम का पूरा कोचिंग स्टाफ बदल गया है। ठीक है, इससे पहले जो कोच थे वह थे हमारे रविंद्र नहीं, राहुल द्रविड़। और अगर वर्तमान की बात करें तो उनके स्थान पे आ गए हैं हमारे गौतम गंभीर। ठीक है, और बॉलिंग स्टाफ की तो मुझे पता नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो मुख्य जो कोच है वह कौन है अभी, गौतम गंभीर है। ठीक है, शायद जहीर खान बॉलिंग कोच है यहाँ पे, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, आप देख सकते हैं उस चीज़ को। फिर है अगला सवाल, सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन है। तो महाद्वीपीय जो हिमानियाँ होती हैं किसी महाद्वीप में, वही क्या होती हैं, सर्वाधिक बड़ी हिमानियाँ होती हैं। पर्वत या अल्पाइन जो हैं वह कम होते हैं, महाद्वीपीय हिमानियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी हिमानियाँ वही होती हैं। फिर है अगला, असोल आप प्रसिद्ध खेल है। तो हमने बताना है कि असोल आप प्रसिद्ध खेल कहाँ का है। तो असोल आप प्रसिद्ध खेल की बात करें तो यह है हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप का। अगला सवाल है इसके बाद, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है। तो भारत का पहला ऊर्जा यानी पूर्णतः स्वदेश में निर्मित ऊर्जा स्टेशन जो है कलपक्कम है। ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। निम्नलिखित में से एक आम की प्रजाति नहीं है। हमारे पास आम की प्रजाति दी गई है, हमने बताना है कौन सी आम की प्रजाति नहीं है। ग्लास आम की प्रजाति है, प्रिंस आम की प्रजाति है, शरीफा भी आम की प्रजाति है, सरबती जो है आम की प्रजाति नहीं है। तो ये क्या होगा, सही होगा, सरबती जो है आम की प्रजाति नहीं है। ठीक है, आम में ही सबसे जो प्रमुख प्रजाति है इसकी हाफूज आम है, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रेरणा कौन है। बचपन बचाओ आंदोलन के जो प्रेरणा है वह है कैलाश सत्यार्थी। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया था। तो उस समय विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था 20 मार्च 2016 को। इसके बाद अगला जो सवाल है वह है, निम्न में से कौन वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। तो वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मुख्यतः उत्तरदायी हैं वह है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये दोनों ही गैसें हमारे जो वायुमंडल है उसमें उपस्थित ओजोन परत को बहुत ही हानि पहुंचा रही हैं, जिसके कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है और सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वह हमारे धीरे धीरे पृथ्वी पर पहुंच रही हैं। तो मुख्यतः इन्हीं की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग का ह्रास हो रहा है। ठीक है, और उस ह्रास की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इसका मुख्य उत्तरदायी कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें, बहुत ही जहरीली गैसें ये। अगला सवाल है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। तो हेलोफाइट कहा जाता है ऐसे जो पौधे हैं, हेलोफाइट्स जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, यानी कि जो समुद्री किनारे होते हैं वहाँ पे उगते हैं। ठीक है, जैसे समुद्र है, समुद्र हमारा क्या है, लवण युक्त है यानी कि नमक युक्त है। तो उनके किनारे जो भूमि होती है उसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, नमक की मात्रा पाई जाती है। तो वहाँ पे हेलोफाइट्स जो पौधे हैं वह उगते हैं। अगला सवाल है, दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था। तो दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बना था कवक द्वारा। विडाल टेस्ट के द्वारा निम्न में से किस बीमारी का उपचार किया जाता है। तो देखिए, विभिन्न बीमारियां हैं, उनके उपचार में विभिन्न प्रकार के उपचारों का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे ही विडाल टेस्ट जो है वह टाइफाइड के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है। तो देखिए, सोडियम एक ही बहुत ही क्रियाशील धातु है। यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलना आरंभ कर देता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है,
निम्न में से उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा, सितार, हुड़का, तानपुर। तो हुड़का क्या है? उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, हुड़के की बात करें तो हुड़के की आकृति कुछ इस तरीके से है। आजकल तो रील्स बहुत चल रही हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से हुड़का होता है, जिसमें इसका यह हिस्सा लकड़ी का निर्मित होता है और यह बकरी की खाल का। ठीक है, और हुड़के की थाल में ही जो जागर गीत होते हैं, देवता अवतरित गीत, जागर गीत, ठीक है, और रुपाई के समय जो गीत गाए जाते हैं उसमें हुड़का का प्रयोग किया जाता है। झोड़ा, चांचरी, इनके समय भी हुड़का का प्रयोग किया जाता है, हुड़का बजा के गीत गाए जाते हैं। तो ये क्या है? हमारा वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का हुड़का। अगला सवाल है, किसे प्राचीन काल में कुब्जा ग्राम नाम से जाना जाता है? तो कुब्जा ग्राम जो प्राचीन नाम है वह है ऋषिकेश का। इसी के साथ इसका जो अन्य नाम है वह हमारा वीरभद्रपुर है। ठीक है, एक और नाम है इसका प्राचीन, वीरभद्रपुर। ठीक है, वीरभद्रपुर नाम से भी ऋषिकेश को प्राचीन काल में जाना जाता है और इसके साथ कुब्जा ग्राम नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, अल्मोड़ा में निम्नलिखित में से खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो अल्मोड़ा में खगमरा किले की बात करें तो राजा भीमचंद ने करवाया था खगमरा कोट किले का निर्माण अल्मोड़ा में। और चंद्रवंशों का देखिए, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में चंद्रवंश पड़ा है, जिसमें हमने संपूर्ण चंद्रवंश के राजाओं के, उनके काल के बारे में बहुत ही डीप में जाना है। अगर आपको चंद्रवंश पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, जहाँ पे हमने सोमचंद से लेके, यानी कि कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना से लेके इसके पतन तक, महेंद्र चंद तक हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, और सारे राजाओं के बारे में डेप्थ में बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है। आप यूट्यूब चैनल पे हमारे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको उसकी, तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। फिर है अगला सवाल, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो मैंने कई बार आपको बता रखा है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को। त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? तो त्रेता युग कहा जाता है रामायण के काल को। राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो देखिए, उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, उनमें से ही एक है राजी जनजाति। और अगर इसके निवास स्थल की बात करें तो इसका मुख्य निवास स्थल है पिथौरागढ़ और चंपावत। ठीक है, पर अधिक जो जनसंख्या है वह कहाँ पाई जाती है? पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, अस्कोट सिराकोट क्षेत्र में। ठीक है, और कुछ मात्रा में चंपावत क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, चंपावत जनपद में। फिर है अगला सवाल, गोला नदी कौन सा शहर स्थित है? अगर बात करें गोला नदी की तो गोला नदी के किनारे स्थित है हमारा कुमाऊं का द्वार कहा जाने वाला क्षेत्र, यानी कि हल्द्वानी। ठीक है, हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन है यहाँ पे मुख्यतः स्थित, और यह पूरा ही हल्द्वानी शहर गोला नदी के किनारे पे स्थित है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल होता है गोमुख से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जिसके बाद देवप्रयाग में यह मिलती है और वहाँ से क्या कहलाती है? हमारा गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो टिफिन टॉप की बात करें तो टिफिन टॉप स्थित है नैनीताल जनपद में। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 12 फरवरी 2001 को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास इसमें से नहीं है। सितार का आविष्कार किसने किया था? अगर सितार के आविष्कार की बात करें तो सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया था, तो हिमालय संग्रहालय जिसकी स्थापना उत्तरकाशी में हुई थी, और यह हुई थी 14 नवंबर 1965 को। ठीक है, तो ये क्या थे? हमारे सीचपाल के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। ठीक है, सीचपाल का पेपर था, और आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी खिंच चुकी है। बाकी के इसके 53 से लेके 100 सवाल तक हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना पसंद आया होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।